मेरे प्रिय मित्रों, आइए आज की हम स्वाध्याय के सप्तम दिवस की बैठक में आइए प्रवेश करें। इससे पहले की बैठक में हमने कहा कि यूओयू स्नातक पाठ्यक्रम जो है उसको हमने 6 भागों में विभाजित किया, जिसमें हमने पहला भाग और दूसरा भाग हमने समझ लिया। हमने उसमें क्या समझा और वो विषय कौन सा था? विषय जो था वो था ज्योतिष। इस ज्योतिष विषय के अंतर्गत हमने भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 1 में हमने उसमें जो कुल खंड थे, टोटल ब्लॉक जो थे पाठ्यक्रम के अंतर्गत, इनकी सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, उसके अंतर्गत जितने ब्लॉक हैं इनकी भाग 1 में जो ब्लॉक हैं, कुल ब्लॉक जो हैं, टोटल ब्लॉक जो हैं, कुल खंड जो है वो कितने थे? 13 खंड पर हम चर्चा कर चुके हैं पहले भाग में। वो क्या 13 भाग थे ये हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद उस 13 खंड में कितनी इकाइयां थी, उन इकाइयों की भी हम चर्चा कर चुके हैं। उसमें कुल इकाई थी 63, 13 ब्लॉक और 63 क्या है इसमें यूनिट्स थी भाग 1 में। और हमने पहले वर्ष का पहला प्रश्न पत्र, पहले वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र, पहले वर्ष का तृतीय प्रश्न पत्र पर हमने भाग 1 पर चर्चा की थी। और उसके बाद भाग 2 में हमने बात किया था, इसके अंतर्गत जो कुल खंड थे, टोटल ब्लॉक थे, वो थे 11। और उसके अंतर्गत आने वाली जो इकाइयां थी, कुल इकाइयां, टोटल यूनिट्स कितनी थी? 60। तो कुल मिलाकर अगर देखें, भाग 1 और भाग 2 को मिलाकर देखें तो कुल जो खंड होते हैं, टोटल ब्लॉक होते हैं, वो होते हैं 24। और कुल इकाइयां जो होती हैं, दोनों का अगर हम योग करते हैं तो 123 होता है, 123 यूनिट्स। इन 123 यूनिट क्या हैं उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अभी पाठ्यक्रम पाठ के अंतर्गत हम अभी उसके अंदर प्रवेश नहीं किए हैं, केवल पाठ्यक्रम जो है उस पर हमने चर्चा किया, जो पाठ्य का शीर्षक है उस पर हमने बात किया। तो 123 इकाइयां क्या, कौन कौन सी इकाइयां हैं वो हम देख चुके हैं, और 24 ब्लॉक जो वो हम देख चुके हैं, ये पिछली बैठक में भाग 1 भाग 2 में। तो आज हम सप्तम दिवस में यूओयू स्नातक पाठ्यक्रम, आज हम यहाँ पर विषय दूसरा होगा ज्योतिष के। हमने कहा था कि एक पहले वर्ष में, प्रथम वर्ष में उस एक विषय के 2 भाग होते हैं, 2 प्रश्न पत्र होते हैं, और 3 वर्ष का होता है तो 2 कितने होंगे? 6 प्रश्न पत्र हम चर्चा कर चुके हैं। 3 + 3, पहले भाग में 3, दूसरे भाग में 3, तो बन गया ज्योतिष का जो 3 वर्ष का जो पाठ्यक्रम था वो हम उस पर चर्चा हम पूर्ण कर चुके हैं। तो आज नया विषय है, और विषय है संस्कृत, जिसको यूओयू व्यक्त करता है SL, अर्थात संस्कृत लिटरेचर, साहित्य। तो भाग 3 पर आज हम प्रवेश करें, और प्रथम वर्ष यहां पर हम क्या करेंगे? आज जो विषय है तीसरा भाग है, तो उसके अंतर्गत हम प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष, प्रथम वर्ष का जो पहला प्रश्न पत्र है और द्वितीय वर्ष का जो पहले वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, और द्वितीय वर्ष का जो पहला प्रश्न पत्र है, यानी कि 3 प्रश्न पत्र पर हम आज हम चर्चा करेंगे। उस पाठ्यक्रम पर हम क्या करेंगे? आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले का हमने कहा था, इसको जो व्यक्त करते हैं किससे करते हैं? SL, संस्कृत साहित्य से। तो इसको SL से विरोध करते हैं, और पहले साल का पहला प्रश्न पत्र यानी कि 101, और दूसरा पहले साल का द्वितीय प्रश्न पत्र 102, और उसके बाद तीसरा प्रश्न पत्र है, आज की जो बैठक का तीसरा प्रश्न पत्र है वो है दूसरे साल का पहला 201। तो ये हमने क्या करा, ये हम आज की बैठक में हम चर्चा करेंगे। तो आइए प्रवेश करें सप्तम दिवस की बैठक।
तो अब तक हमें कितना दर्शन कर चुके हैं, हमने बता दिया 123 इकाइयां और 24 ब्लॉक, 24 खंड पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो आइए क्रम से हम पहले प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र, आज की बैठक के तीनों प्रश्न पत्र पर आइए हम संक्षिप्त में चर्चा करें, और साथ ही साथ 2-3 बिंदु पर और हम चर्चा करेंगे। संस्कार संक्षिप्त में समझेंगे, संस्कृत, नाटक किसे कहते हैं, ड्रामा किसे कहते हैं, और कुछ हम आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं संक्षिप्त में समझेंगे। 100 दिवसीय कार्यक्रम और 10 दिवसीय कार्यक्रम हम जो बता रहे हैं आने वाले इस वर्ष के अंत तक हम क्या करने वाले हैं, इसको संक्षिप्त में हम आज चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। तो आइए, तो इस पाठ्यक्रम पर हम क्या करें, प्रवेश करें। समझे इसको, पाठ्यक्रम को अगर हम समझ जाएंगे तो हमारा आधा काम क्या हो जाता है, जो हम पूर्ण हो जाता है। जो क्या अध्ययन करना है पहले ये तो समझ में आई, फिर कैसे अध्ययन करना है और क्यों अध्ययन करना है, ये ढेर सारी बातें फिर बात के अंतर्गत पाठों में बात करेंगे। लेकिन क्या पढ़ना है पहले ये समझना महत्वपूर्ण होता है। तो आइए, तो पहला है, जो पहला प्रश्न पत्र है उस प्रश्न पत्र का नाम दिया है 101 SL, तो उसका नाम दिया है नाटक, अलंकार, छंद, ये 3 इसका नाम है। अर्थात इसके अंतर्गत हम नाटक किसे कहते हैं, अलंकार किसे कहते हैं, छंद किसे कहते हैं, ये प्रथम प्रश्न पत्र पर हम आज हम संस्कृत की प्रथम वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र पर हम समझेंगे। और इसके अंतर्गत क्या है, 3 खंड हैं, 3 ब्लॉक हैं, और इन 3 ब्लॉकों, इन 3 खंडों के अंतर्गत क्या है, 13 इकाई है, 13 इकाई है, ठीक है, यूनिट से है। तो प्रथम खंड क्या है, आइए, प्रथम 3 खंड कह रहे हैं, तो प्रथम खंड क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रथम खंड, फर्स्ट ब्लॉक का नाम क्या दिया है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अर्थात ये क्या है, एक नाटक है, क्योंकि इसलिए इस किताब का नाम क्या दे दिया है, नाटक दे दिया है। इस किताब के, इस पुस्तक के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो वो शीर्षक से समझ में आ रहा है कि नाटक के बारे में हम पढ़ेंगे, और अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे हम, छंद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस किताब से हमें समझ में आ रहा है। तो प्रथम खंड अभिज्ञान शाकुंतलम अर्थात नाटक है। आइए, इसके अंतर्गत आने वाले जो इकाइयां हैं उस पर हम प्रवेश करें। तो पहली इकाई है नाट्य साहित्य के बारे में समझेंगे, और दूसरा है कालिदास का जीवन। अर्थात कालिदास औरों का नाम क्यों नहीं आया, कालिदास का ही नाम यहाँ पर क्यों आया, अन्य भी कवि हैं, अन्य कवियों का नाम क्यों नहीं आया, कालिदास का ही नाम क्यों किया, उसके ही जीवन के बारे में यहाँ पर क्यों परिचय करेंगे, उसके बारे में ही क्यों समझेंगे हम। इसका एक ही वजह है, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है, कालिदास ने लिखा है, इसलिए हमें अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें कालिदास के बारे में, हमें कालिदास की जीवनी के बारे में समझना होगा, उनके बारे में उसका हमें क्या होना, अध्ययन करना होगा। इसलिए जीवन परिचय, उनका परिचय, हमें उनसे परिचय होना पहला महत्वपूर्ण है, तभी हमें अभिज्ञान शाकुंतलम समझ में आएगा। तो यह है पहली इकाई में नाट्य साहित्य और कालिदास का जीवन परिचय। उसके बाद आता है दूसरी इकाई, जो है वह है अभिज्ञान शाकुंतलम से परिचय। अब क्या होंगे, हम अभिज्ञान शाकुंतलम से परिचय होंगे, लेकिन पहले हमें क्या होना पड़ेगा, कालिदास के व्यक्तित्व से हमें परिचय होना होगा। कालिदास के व्यक्तित्व से हम परिचय हो जाएंगे तो उसके अंतर्गत जो उनकी कृति है, उनके व्यक्तित्व में जो उनके अंदर जो काव्य कला थी, उस कला को हम समझ पाएंगे। तो यह क्या है, द्वितीय इकाई में अभिज्ञान शाकुंतलम से क्या होंगे, हम परिचय होंगे, इंट्रोडक्शन होगा। तो तृतीय इकाई में हम फिर क्या करेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक को हम समझेंगे। प्रथम अंक, पहला पार्ट जो उन्होंने अपनी किताब जो बना रखी है अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, उसमें जो उन्होंने पहला अंक है, उस अंक में क्या दिया है वो हम क्या करेंगे, तृतीय इकाई में हम उसको समझेंगे। इसके बाद चतुर्थ जो इकाई है वह है अभिज्ञान शाकुंतलम का द्वितीय अंक और तृतीय अंक के बारे में हम क्या करेंगे, समझेंगे। प्रथम अंक और द्वितीय, प्रथम अंक में क्या दिया है हम तृतीय इकाई में, द्वितीय अंक और तृतीय अंक जो हमें इसके बारे में क्या दिया है, यह हम कौन सी इकाई में, चौथी इकाई में समझेंगे। आइए पंचम इकाई, पंचम इकाई जो है उसमें है अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक के बारे में हम समझेंगे।
और जो षष्ठम अर्थात जो छठी इकाई है वह अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका जो पंचम अंक है उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर हम अभिज्ञान शाकुंतलम से परिचय तो हो जाएंगे, यहाँ पर उसके अंक, उस किताब के बारे में क्या, उसके अंदर क्या दिया है। जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, एक पाठ्यक्रम को हम समझ रहे हैं, अभी पाठ के अंदर क्या है हमको पता नहीं है, हम क्या पढ़ेंगे इसलिए हम संक्षिप्त में समझ रहे हैं। ऐसे ही हम जो ये क्या है, द्वितीय जो इकाई है अभिज्ञान शाकुंतलम से हम परिचय होंगे कि उसके अंतर्गत क्या क्या चीज है, कितने पाठ हैं, कितने अध्याय हैं। तो होते हैं 7, लेकिन यहाँ पर अभी दिए हैं 5, ऐसे हमें समझना है। तो ये क्या होता है, ऐसे यहाँ पर नाटक अलंकार छंद का जो पहला खंड है, प्रथम खंड है अभिज्ञान शाकुंतलम है, वो पहला भाग यहाँ पर क्या होता है, पूर्ण होता है। आइए हम द्वितीय खंड की ओर प्रवेश करें। द्वितीय खंड जो है उसका नाम है अलंकार। और साक्षर विश्वविद्यालय ने जब पाठ्यक्रम बनाया उसके अलंकार जब लिखा, उसके साथ साथ अलंकार पर ही नहीं छोड़ दिया। अलंकार के आगे लेख की और देखिए वो लिखा चंद्रालोक पंचम मयूख। ये चंद्रालोक क्या होता है और ये पंचम मयूख क्या होता है, नए नए शब्द में यहाँ पर क्या परिचय हो रहे हैं। मयूख सुना है कभी आपने शब्द, क्या होता है मयूख? तो चंद्रालोक पंचम ये कहां से आ गया? तो सब एक क्या है, जब पाठ्यक्रम को बनाया जाता है उस पर गहन विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद उस पाठ्यक्रम को क्या करते हैं, विद्यार्थियों के लिए, उनको पढ़ने के लिए इस पर किया जाता है। तो बहुत सारा उनका क्या होता है, विश्लेषण करते हैं कि पाठ का कौन क्या शीर्षक रखें, क्या रखें, सब चीजों को क्या होता है, गहन अध्ययन के बाद रखते हैं उनको। तो यहाँ पर उन्होंने रखा अलंकार साथ में चंद्रालोक पंचम मयूख, अर्थात यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि अलंकार बहुत लोग होंगे, लेकिन हमें चंद्रालोक का जो पंचम मयूख है उसके अलंकार को ही हमें समझना है। अलंकार बहुत होंगे, बहुत लोगों ने समझाए होंगे, लेकिन हमें मुख्य फोकस कहाँ पर करना है, विद्यार्थी को ध्यान नहीं तो उलझ जाएगा पाठ्यक्रम को, क्या पढ़ूं हो जाएगा। तो उसने स्पष्ट कर दिया कि आपको चंद्रालोक पंचम मयूख से ही आपको अलंकार को पढ़ना है, अन्य किताबों को आपको नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर आप अन्य किताबों का पढ़ेंगे तो वहां से तुम प्रश्न पूछेंगे ही नहीं। हम तो पूछ रहे हैं आपसे अलंकार चंद्रालोक पंचम मयूख से पूछ रहे हैं, तो हम प्रश्न कहां से पूछ रहे हैं और आप प्रश्न किताब कौन सी पढ़ लो। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम कौन सी किताब से हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ये पाठ्यक्रम में समझना। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम में दिया है कि पंचम मयूख, आप पंचम मयूख ही पढ़ेंगे। आपको अलंकार के बारे में, अन्य अलंकार के बारे में आपको आता हो, लेकिन पंचम मयूख के बारे में सर्वप्रथम पहले पंचम मयूख को आपको उसके बारे में आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न वही से आएगा इसलिए। तो उसके अंतर्गत पहली जो इकाई है, आइए इनके जो द्वितीय खंड है इसके अंतर्गत जो आने वाली इकाई है उनको समझें। तो इकाई है, पहली इकाई का नाम है अलंकारों से हम परिचय होंगे। आखिर अलंकार होता क्या है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकरोति इति अलंकारः, क्या होता है अलंकार, इस सब हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन अभी संक्षिप्त में आपसे प्रश्न कर दिए जा रहे हैं ताकि आप चिंतन करें, मनन करें। और बड़ी जब हम इस पर कक्षा करेंगे, जब हम इसको पढ़ेंगे, इस बात को पढ़ेंगे, तो उस समय हमें क्या रहेगा, आसानी रहेगी, क्योंकि हमने पहले इस पर क्या करा है, चिंतन करा है। जब पाठ्यक्रम को समझ रहे थे, जब हम सिलेबस को समझ रहे थे विश्वविद्यालय का, किसी भी अन्य विश्वविद्यालय का, किसी के भी पाठ्यक्रम समझ रहे थे, तो उस समय हमने क्या कर लिया था, चिंतन कर लिया था कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। तो ये भी हम ज्यादा विस्तार से नहीं समझेंगे, विस्तार से पाठ्य में समझेंगे। तो अलंकार से परिचय, इंट्रोडक्शन होगा। तो ये प्रथम इकाई में। द्वितीय इकाई में होता है अब अलंकार को हमें कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं, तो वो बताते हैं। विश्वविद्यालय कहता है आपको द्वितीय खंड के अंतर्गत जो द्वितीय इकाई है उसमें आपको अनुप्रास अलंकार पहला, दूसरा श्लेष अलंकार, तीसरा यमक अलंकार आने चाहिए। ये किसमें, द्वितीय इकाई में आपको आने चाहिए। और साथ ही साथ अलंकार तो है, लेकिन मुख्य उसमें हम क्या चीज आपसे पूछेंगे, पहला तो आपसे लक्षण पूछेंगे और दूसरा उसका उदाहरण पूछेंगे। तो जो अनुप्रास और श्लेष यमक है उसका लक्षण क्या है और उसका उदाहरण क्या है, ये आपको आना है। ये दो चीज आपसे हम पूछेंगे, ज्यादा नहीं, दो ही चीज आपसे पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा जो है अपहनुति, और उसके बाद आता है व्यतिरेक, और उसके बाद आता है विभावना। तो ये जो द्वितीय इकाई है में 3 अलंकार हैं, और तृतीय इकाई में भी क्या है, 3 अलंकार है, अपहनुति, व्यतिरेक, विभावना। और इसमें भी हम क्या पूछेंगे, 2 चीज पूछेंगे। पहली बात लक्षण पूछेंगे, दूसरा उदाहरण आपसे पूछेंगे। तो यह क्या है, द्वितीय खंड के अंतर्गत ये है। इसके बाद द्वितीय खंड पूर्ण होता है
इसके बाद आता है तृतीय खंड। तृतीय खंड का नाम है अलंकार एवं छंद। अलंकार अभी पूर्ण नहीं हुए हैं, अभी कुछ अलंकार बच गए, तो उसको तृतीय खंड में उन्होंने रखा है। तो तृतीय खंड के अंतर्गत उन्होंने उसका जो तृतीय खंड है उसका नाम तो दिया उन्होंने अलंकार, लेकिन अलंकार के साथ साथ छंद भी दिया है। तो अर्थात कहने का मतलब है तृतीय खंड में अलंकार को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में हमें छंद भी पढ़ना होगा। अब अलंकार और छंद क्या है आइए समझे। तो पहली इकाई में जो प्रथम इकाई होगी, प्रथम इकाई में हम उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा विशेषोक्ति पूछेंगे हैं आपसे दो ही चीज। पहली बात लक्षण क्या है इसका, इस रूपक अलंकार जो है इसका लक्षण क्या है और इसका उदाहरण बताइए। 10 नंबर का आपसे प्रश्न पूछेंगे, बताओ कि इसका लक्षण क्या है और बताओ इसका उदाहरण क्या है। दो चीज हमारा मुख्य प्रश्न में जब पूछेंगे तो दो चीज आपसे मुख्य आपसे पूछते हैं। तो विशेष उक्ति, तो एक उपमा अलंकार का लक्षण क्या है और उसका उदाहरण क्या है ये आपको पता होना चाहिए। हम दो चीज आपसे पूछेंगे। तो द्वितीय जो इकाई है उसके अंतर्गत आने वाले जो अलंकार है, पहला है अतिशयोक्ति, दूसरा है निदर्शना, तीसरा है तुल्य योगिता, चौथा है अर्थधन उत्पत्ति, अर्थधन उत्पत्ति, अर्थातपत्ति। तो अर्थ, अब देखो संधि विच्छेद हो रही है, नहीं बोल पा रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर समझो कि मतलब उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। उच्चारण नहीं हो पा रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका अर्थ तो समझ में आए। तो पहले क्या है अर्थ धन उत्पत्ति। अब यहाँ पर कौन सी संधि हो रही है तो बाद में समझेंगे, अभी व्याकरण आएगा तो समझेंगे। इसके भी यहाँ पर इसमें भी क्या पूछेंगे हम, लक्षण पूछेंगे और उदाहरण पूछेंगे। उसके बाद आता है तृतीय इकाई में स्मृति, तृतीय इकाई में दूसरा है भ्रांति, अगला है संदेह और है दृष्टांत, फिर दृष्टांत के बारे में, फिर अर्थांतर न्यास। यहां पर भी देखो संधि विच्छेद हो रही है, क्योंकि थोड़ा जो बड़ा बड़ा शब्द है उसको तोड़ के बोलो और एक दिन अभ्यास करके करके उसमें आप निपुण हो जाओगे, आप उसको स्पष्ट बोल पाओगे। कोई बात नहीं, उसको स्पष्ट नहीं हो रहा है, देखो अर्थ अंतर न्यास बन गया, अर्थांतर न्यास। दो ही चीज आपसे हम पूछते हैं, लक्षण और उदाहरण। तो यहाँ पर चौथा खंड आता है छंदों, और छंद के भी अंतर्गत हम क्या पूछेंगे, उसका लक्षण क्या है, उसका उदाहरण क्या है, ये आपसे बताएंगे। केवल छंद की एक ही इकाई हमें पढ़नी है, वो कौन सी है, चतुर्थ इकाई है, बस। इसके अलावा कोई हमें इकाई नहीं पढ़नी। तो ये जो है प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाले जो 3 खंड हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, अलंकार, चंदालोक, पंचमयुग, अलंकार एवं छंद आने वाले। इसके अंतर्गत 13 इकाई नाट्य साहित्य कालिदास का जीवन परिचय, अभिज्ञान शाकुंतलम से परिचय, अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम अंक, अभिज्ञान शाकुंतलम द्वितीय अंक एवं तृतीय अंक, अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक, अभिज्ञान शाकुंतलम पंच अंक। द्वितीय खंड के अंतर्गत आने वाली अलंकार, चंदालोक, पंचमयुग है, अलंकारों से परिचय, अनुप्रास, सलेश, निमक, लक्षण उदाहरण, अपनुति, व्यतिरेक, विभावना, लक्षण उदाहरण। अलंकार छंद के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विशेषोक्ति, लक्षण उदाहरण, अतिशयोक्ति, निदर्शना, तुल्य योग्यता, अर्थात्पत्ति, लक्षण उदाहरण, स्मृति, भ्रांति, संदेह, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास, लक्षण और उदाहरण, और अंतिम है छंदों और उनसे उनका लक्षण, उनका उदाहरण। तो यहीं पर क्या होता है, प्रथम प्रश्न पत्र पूर्ण होता है प्रथम वर्ष का। आइए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की ओर प्रवेश करें, वो है SL102, पहले साल का दूसरा प्रश्न पत्र। उस प्रश्न पत्र का, उस किताब का, उस पुस्तक का नाम दिया है, इस बुक का नाम दिया है नीति काव्य व्याकरण अनुवाद। नीति काव्य व्याकरण अनुवाद के बारे में इसके अंतर्गत आने वाले 4 खंड हैं, 4 ब्लॉक हैं, और इसके इन 4 ब्लॉकों के अंतर्गत आने वाली जो इकाइयां हैं, जो यूनिट्स हैं, वो कितने हैं, 17 हैं। आइए क्रम से इनके खंडों को और इनके इकाइयों को समझिए। पहला जो खंड है, उस खंड का नाम दिया है नीति शतकम।
नीति के शतक, शतक मतलब होता है 100, नीति के बारे में 100 शतक हैं, 100 श्लोक हैं, एक कृति है। अब ये नीति शतकम किसने लिखा? विश्वविद्यालय ने प्रथम खंड का नाम नीति शतकम दे दिया, लेकिन ये नीति शतकम को समझने के लिए हमें उसके अंतर्गत हमने पहली इकाई, जो उस ब्लॉक का जो पहली इकाई है, उस पहली इकाई में आपको बता दिया कि पहले हम क्या है, ये जो नीति शतक में हमको समझना है, तो उससे पहले हमें संस्कृत नीति साहित्य से हमें क्या होना होगा, परिचय होना होगा। तो पहली इकाई यही है। द्वितीय इकाई में नीति शतक में जो कृति है वो किसने लिखा है, तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, द्वितीय इकाई का निर्माण किया और द्वितीय इकाई का नाम रखा भर्तृहरि। भर्तृहरि का जीवन परिचय से हमें, उनके जीवन से हमें परिचित पहले हमें होना होगा। तो भर्तृहरि ने 3 शतकम लिखे हैं। पहला है नीति शतकम, वैराग्य और श्रृंगार। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं भर्तृहरि। जब हम पाठ में आएंगे तब विस्तार से समझेंगे कि भर्तृहरि का जीवन, उनका व्यक्तित्व क्या है। इसको हम क्या करेंगे, जब जिस दिन पाठ का हम अध्ययन करेंगे, जिस दिन ये अध्याय होगा उस दिन इसको समझेंगे। और तृतीय इकाई है नीति शतकम के अंतर्गत हमने कहा 100 श्लोक हैं। इसके अंतर्गत पहला जो तीसरा इकाई है उसमें पहले श्लोक से 20 श्लोक तक हमें अध्ययन करना है। उसके बाद चतुर्थ जो इकाई है उसके अंतर्गत जो नीति शतकम श्लोक संख्या 21 से 40 तक हमें समझना है। उसके बाद पंचम इकाई में प्रथम खंड के अंतर्गत नीति शतकम श्लोक संख्या 41 से लेकर के 60 अर्थात 40 श्लोक के हमें अध्ययन नहीं करना है। अभी केवल क्या हमें क्या करना है, 60 श्लोक का अध्ययन हमें करना है जो भर्तृहरि द्वारा लिखा गया है। अब क्या है इसको हम बाद में पाठ में समझेंगे। आइए द्वितीय खंड की ओर प्रवेश करें। पहले वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र जिसका नाम है नीति काव्य व्याकरण अनुवाद। आइए द्वितीय खंड क्या नाम है, उसका नाम क्या दे रखा है, उस खंड का नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी संज्ञा व संधि प्रकरण। द्वितीय खंड लघु सिद्धांत कौमुदी है, संज्ञा है, संधि है। संज्ञा संधि हम कहाँ पढ़ते हैं, ये हम कहाँ पढ़ते हैं, व्याकरण में पढ़ते हैं। इसलिए विश्वविद्यालय ने क्या करा, उस किताब का नाम पहले नीति काव्य कर दिया, फिर कॉमा लगाकर उसको लिख दिया व्याकरण। अर्थात दूसरे नंबर में आपको व्याकरण का अध्ययन करना है और तीसरे नंबर में आपको अनुवाद भी करने होंगे, इसलिए इसका नाम नीति काव्य व्याकरण और अनुवाद रखा। तो अब लघु सिद्धांत कौमुदी संज्ञा संधि प्रकरण तो है, द्वितीय खंड है, इसके अंतर्गत जो इकाइयां हैं उन इकाइयों को आइए समझें। तो पहली इकाई है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा किसे कहते हैं ये हम प्रथम इकाई में समझेंगे। द्वितीय इकाई में स्वर संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि क्या है, ये सब विस्तार से हम द्वितीय इकाई में अध्ययन करेंगे, द्वितीय इकाई में समझेंगे। तृतीय इकाई में प्रकृति भाव विधायक सूत्र, उनका उदाहरण क्या है, सूत्र क्या है, उनकी व्याख्या हम क्या करेंगे, तृतीय इकाई में करेंगे। और चतुर्थ इकाई में हम संधि प्रकरण के अंतर्गत जो आने वाले जो संज्ञा सूत्र हैं उनकी व्याख्या कैसे की जाती है ये हम चतुर्थ इकाई में समझेंगे। तो यहीं पर क्या होता है, द्वितीय खंड लघु सिद्धांत कौमुदी संज्ञा व संधि प्रकरण क्या होता है, पूर्ण होता है। आइए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के तृतीय खंड में प्रवेश करें। उसका नाम है अनुवाद सामान्य नियम लकार विभक्ति कारक एवं वाच्य के बारे में हम समझेंगे। इस खंड का नाम ये दिया है। इस खंड के अंतर्गत आने वाले जो इकाई है आइए उन इकाइयों को समझें। पहली इकाई है सामान्य नियम शब्द रूप, द्वितीय इकाई है लकार विभक्ति अर्थात धातु रूप, और तृतीय इकाई है कारक एवं वाच्य। चतुर्थ इकाई क्या है, लघु छोटा मतलब क्या होता है, लघु मतलब छोटा, गद्यांश, और गद्यांश के अंतर्गत कौन से गद्यांश होगा, वो होगा पंचतंत्र। एक कीर्ति है, किताब का नाम है कि अनुवाद संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत, अनुवाद करना ट्रांसलेट करना भी हमें आना चाहिए। यह गद्यांशों का अध्ययन हम यहाँ पर चतुर्थ इकाई में करेंगे, उसका अनुवाद हम यहाँ पर, अनुवाद में होता है संस्कृत में इसको ऐसा बोलते हैं, तो हिंदी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, ये सब अनुवाद हम यहाँ पर समझेंगे। आइए हम चतुर्थ खंड में प्रवेश करें। चतुर्थ खंड का नाम दिया है हित धन उपदेश, बन जाता है हितोपदेश। महाधन उदय, जिसका उदय क्या हो, महान हो, वह कहलाता है महोदय। ऐसा ही जिसका हित के लिए जो उपदेश दे रहा होगा वही
उस किताब का नाम हितोपदेश, जहां पर हित के लिए उपदेश दिया गया होगा इसलिए उस किताब का नाम हितोपदेश रख दिया। और विश्वविद्यालय ने इस खंड का नाम हितोपदेश रखा था, यहाँ पर हित की कुछ बातें हो रही होंगी, हित के लिए कुछ उपदेश दिया जा रहा होगा, इसलिए इसका नाम हितोपदेश रखा। आइए इसके अंतर्गत आने वाली जो इकाई है उसको समझे। पहली इकाई नीति कथाओं का विकास और महत्व। जो नीति कथा है, जो उन कथाओं का विकास कैसे हुआ, डेवलप कैसे हुआ, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ और उसका महत्व क्या है हमारे जीवन में। हम कथा तो सुनते हैं, कथा को भी कहानी की तरह सुनते हैं, मजाक की तरह सुनते हैं, लेकिन उनका महत्व क्या है, जीवन में क्या महत्व है, ये हम प्रथम इकाई में समझेंगे। आइए द्वितीय इकाई का नाम रखा है जो है हितोपदेश की कथाओं का सारांश। हितोपदेश की कुछ कथाएं हैं, उनको हम सारांश में हम समझेंगे। उसके बाद तृतीय इकाई है चित्रग्रीव हिरण्यक कथांतर्गत, हिरण्य कथा के अंतर्गत वृद्ध व्यास्र लुब्ध विप्र कथा, मृग श्रृंगाल कथा, अर्थात चित्रग्रीव हिरण्य कथा के अंतर्गत एक कथा का उस कथा है, उसका नाम है चित्रग्रीव हिरण्य। उस कथा के अंतर्गत हमें वृद्ध व्यास्र लुब्ध विप्र कथा और मृग श्रृंगाल कथा के बारे में हम पता होना चाहिए। तो वृद्ध व्यास्र लुब्ध विप्र कथा और मृग श्रृंगाल कथा, ये दो कथा जो हैं वो क्या है, चित्रग्रीव हिरण्य कथा जो है उसके अंतर्गत दो कथाएं हैं। इन कथा के बारे में हम पता होना चाहिए, इसके बारे में हम इस इकाई में समझेंगे ये कथा कौन सी है। उसके बाद चतुर्थ इकाई में चित्रग्रीव हिरण्यक कथा के अंतर्गत है, तो यहाँ पर हमने दो कथा यहाँ भी समझी थी, दो कथा हमें यहाँ भी समझना है। एक कथा का नाम है जरद गौ विडाल कथा और दूसरा का नाम है मूसक परिवर राजक कथा। इन दो कथाओं के बारे में हम इस चौथी इकाई में समझेंगे। तो यहीं पर क्या होता है, हमारा प्रथम वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र पूर्ण होता है और पहला और दूसरा प्रश्न पत्र, दोनों प्रश्न पत्र पूर्ण होते हैं। आइए हम स्नातक द्वितीय वर्ष की ओर प्रवेश करें और द्वितीय वर्ष का जो किताब है उस किताब का नाम है SL201 जो कोड है। उस किताब का शीर्षक, किताब का नाम जो दिया है उस किताब का नाम है पद्य गद्य व्याकरण। पद्य गद्य व्याकरण के बारे में समझेंगे। इसके अंतर्गत आने वाली 4 इकाइयां हैं, 4 ब्लॉक हैं और जो इकाइयां हैं 21 इकाइयां हैं, 21 इकाइयां हैं। आइए क्रम से उन 4 ब्लॉकों को और 21 इकाइयों से संक्षिप्त में परिचय हुए। तो पहली इकाई, पहला खंड जो है उस खंड का नाम है पद्य काव्य किरातार्जुन्यम का प्रथम सर्ग को हम समझेंगे, प्रथम भाग को हम समझेंगे, प्रथम पाठ को हम समझेंगे। तो प्रथम खंड का नाम दिया है पद्य काव्य। काव्य के अंतर्गत 2 चीज आते हैं, एक पद्य आता है, गद्य आता है। तो हम पहले पद्य की बात करेंगे और पद्य क्या है, उसका नाम दिया है किरातार्जुनियम। किरातार्जुनियम दिया है और उसका कौन से सर्ग के माध्यम, उसका जो अंतर्गत जो पाठ है अर्थात जो सर्ग है वो है पहला सर्ग को हम समझेंगे। इसके अंतर्गत आने वाली जो इकाइयां हैं, पहली इकाई है भारवी परिचय। भारवी कौन है, ये भारवी से परिचय में होना क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कृति का नाम किरातार्जुनियम जो दिया है, किरात धन अर्जुनियम से बन जाता है किरातार्जुनियम। भारवी से हमें होना, उनसे परिचय होना महत्वपूर्ण है क्योंकि कृति उनका ये है, ये कृति उनके द्वारा लिखी गई है। और किरातार्जुनियम जो है क्या है, एक महाकाव्य है। जैसे हमने कहा है अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, एक नाटक है, ऐसे ही जो नीति साधक में कृति है, ऐसे ही क्या है किरातार्जुनियम क्या है, एक महाकाव्य है। इससे हम परिचय हमें होना है पहली इकाई में। द्वितीय इकाई में किरातार्जुनियम के अंतर्गत श्लोक 1 से लेकर के 15 श्लोक का हमें क्या होना है, परिचय होना है, इसके बारे में समझना है, उसको हम समझेंगे 15 श्लोक तक। उसके बाद में तृतीय इकाई में, द्वितीय इकाई में तो 15 श्लोक तक समझ लेंगे और तृतीय इकाई में किरातार्जुनियम श्लोक संख्या 16 से 30 तक ये श्लोक हमें समझने होंगे।
उसका अध्ययन है इस इकाई में करेंगे। उसके बाद चतुर्थ इकाई है किरातार्जुनीयम, श्लोक संख्या 31 से लेकर के 46 तक। ये हम इन श्लोकों को 46 श्लोक तक हम क्या करेंगे, 31 से लेकर के 46 श्लोक तक हम चतुर्थ इकाई में समझेंगे। उसके बाद पंचम इकाई है प्रथम सर्ग की व्याख्या, अर्थात जो भारवी हैं उनका जो कृति है, उनकी द्वारा जो लिखी जो किताब है जिसका नाम और उसका नाम तो है किरातार्जुनीयम, जो एक महाकाव्य है, उस महाकाव्य का जो पहला भाग प्रथम सर्ग जो है उसकी व्याख्या हम पंचम इकाई में करेंगे। उस इकाई में उसकी पूरी विस्तार से हम उसको पंचम इकाई में समझेंगे। आइए द्वितीय खंड में प्रवेश करें, इसके द्वितीय वर्ष के पहले प्रश्न पत्र में। उसका नाम, द्वितीय खंड का नाम दिया है पद्य काव्य कुमार संभवम, प्रथम सर्ग। यहां पर भी हम प्रथम सर्ग को समझेंगे, प्रथम भाग को समझेंगे, कुमार संभव। और कुमार संभव किसने लिखा है और कुमार संभव किसने लिखा है, इसको समझने के लिए क्या करा विश्वविद्यालय ने पहली इकाई कालिदास से परिचय हमें करा दिया। हालांकि कालिदास से हम पहले प्रथम वर्ष में भी हम परिचय हो चुके हैं, क्योंकि वहां पर अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वो क्या किसने लिखा है, कालिदास ने लिखा है। लेकिन पुनः हमें अवसर मिल रहा है कालिदास से परिचय होने का। ये द्वितीय खंड, द्वितीय वर्ष के पहले प्रश्न पत्र के द्वितीय खंड में भी हमें क्या होना है, उनसे परिचय होने का सुअवसर मिल रहा है। तो कालिदास से हम परिचय होंगे और उनकी दूसरी कृति जो है कुमार संभव, ये क्या एक महाकाव्य है, यहाँ महाकाव्य वहां नाटक से संभव। यहाँ पर क्या उसका क्या करेंगे, साथ ही साथ मूल्यांकन हम करेंगे। यहाँ भी किरातार्जुनीयम महाकाव्य का भी मूल्यांकन करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या है प्रथम इकाई में मूल्यांकन उसका हम करेंगे। तो पहले इकाई में ये समझेंगे। द्वितीय इकाई में श्लोक संख्या 1 से लेकर के 15 तक मूल चीज का क्या है, अन्वय क्या है, अर्थ क्या है, व्याख्या क्या है, इस श्लोक 1 से लेकर 15 तक हमें उस श्लोक के अंतर्गत हम पहला तो मूल श्लोक दिया है, उसके बाद उसका अन्वय क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी व्याख्या क्या होती है। इन 15 श्लोक के अंतर्गत इन 4-5 बातों को हम समझेंगे, 4 बातों को हम समझेंगे। इसका अर्थ क्या है, इसकी व्याख्या क्या है, इसका अन्वय क्या है, इसका मूल क्या है, ये हम क्या करेंगे पहले श्लोक से 15 श्लोक और इकाई दूसरे में समझेंगे। तृतीय इकाई में श्लोक 16 से लेकर 30 तक वही यहाँ पर भी श्लोक है, और उन श्लोक को पहला जो श्लोक है वो मूल श्लोक कौन सा है, उसका मूल, फिर उसका अन्वय, फिर उसका अर्थ, फिर उसकी व्याख्या। फिर इसी प्रकार से चतुर्थ इकाई में 31 से 45, 1 से 15 तक, द्वितीय इकाई में, तृतीय इकाई में 16 से 30 तक, चतुर्थ इकाई में 31 से 45 तक, और पंचम इकाई में श्लोक 46 से 60 तक। 1 से 15, 16 से 30, 31 से 45, 46 से 60 तक ये जो क्या है श्लोक हैं, ये 4 इकाई में हम 60 श्लोक को कवर कर लेंगे। और उसमें हम क्या 4 बातों को ख्याल में हमें रखेंगे, पहला मूल, दूसरा अन्वय, तीसरा अर्थ, चौथा व्याख्या को हम समझेंगे। तो यहीं पर क्या होता है, द्वितीय खंड भी पूर्ण होता है, पद्य काव्य कुमार संभव प्रथम सर्ग पूरा होता है। आइए तृतीय खंड कादम्बरी सुकनास धन उपदेश, पर उपदेश कुशल बहु तेरी, जे आचरण ही नान घनेरे, कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा, हित अनहित कछु पाछिन जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना, परहित सहिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। तो ये बात ख्याल रहे, क्योंकि आज हम संस्कृत में साहित्य में प्रवेश कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा बुद्धि से हम कम समझेंगे, हृदय से ज्यादा समझेंगे, इसलिए बीच बीच में हम श्लोक लाते रहेंगे। तो उसका थोड़ा छंद, ये संस्कृत में एक अनोखी अपनी एक भाषा है, तो इसलिए यहाँ पर बीच बीच में हम श्लोक या जो भी हमारा कहा जाएंगे उसको क्या करेंगे, यहाँ पर लाते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, काव्य की आवश्यकता था, हृदय की आवश्यकता होगी, तो बुद्धि की थोड़ा कम होगी, थोड़ा कम बुद्धि वाले लोग चल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आइए
तो ये हमने समझ लिया। तो तृतीय खंड में कादम्बरी सुख नाश उपदेश बन जाता है, सुख नाशोपदेश बन जाता है। आइए इसके अंतर्गत आने वाली इकाई, पहली इकाई है बाणभट्ट। कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, और तो पहली इकाई में बाणभट्ट से परिचय होंगे, फिर कादम्बरी उनकी जो किताब है, जो कृति है उसके बारे में, उसके बाद उन्होंने उसके अंतर्गत जो अध्याय है कादम्बरी किताब के अंतर्गत जो एक अध्याय है, उस अध्याय का नाम है सुख नाशोपदेश से हम क्या होंगे, परिचय होंगे। ये हम प्रथम इकाई में होंगे तृतीय खंड की। द्वितीय इकाई गद्य भाग और समतिक रामस्तु जो है, गद्य भाग लेकर यहां से 179 से 192 मेदा दोषम गुरु करणम तक की हमें क्या करनी, व्याख्या करनी है। तो ये द्वितीय इकाई में गद्य भाग एवं समतिक रामस्तु 179 से 192 मेदा दोषम गुरु करणम तक की हमें व्याख्या करनी है, द्वितीय इकाई में हम समझेंगे। तृतीय इकाई में असुवर्ण विरचनम ग्राम्यम से लेकर के चिंती तापि वंचयति तक हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। उसके बाद चतुर्थ इकाई में एवं विधियापि से लेकर के सर्वजनस्यो पहास्य तामुपयांति तक हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है। उसके बाद चतुर्थ इकाई में हो गया। पंचम इकाई में आत्मविडंबनाम स्व से लेकर के स्वभवनम आज गाम तक व्याख्या करनी है। तो बीच में डॉट डॉट दिया हुआ है कुछ, यहाँ पर हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हमें कुछ सूचना दी है, तो यहाँ पर 3 डॉट से इसको हमने व्यक्त किया है। तो यहीं पर क्या होता है, तृतीय खंड कादम्बरी का सुख नाशोपदेश ये क्या होता है, पूर्ण होता है। आइए चतुर्थ खंड की ओर प्रवेश करें, जिसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी, जिसके अंतर्गत हमें संज्ञा प्रकरण को समझना है और अच संधि को हमें समझना है। तो इसके अंतर्गत आने वाले जो इकाइयां हैं वो कौन कौन सी इकाइयां हैं, इकाइयां कितनी हैं, 6 इकाइयां हैं। आइए 6 इकाइयों को समझे। पहली इकाई है प्रारंभ से लेकर के मुख नासिका वचनो अनुनासिका तक की हमें व्याख्या करनी है, ये हमें समझना है पहले इकाई में, प्रारंभ से लेकर के। और दूसरा जो हमने यहाँ पर पहले प्रश्न पत्र में पढ़ा होगा, यहाँ पर भी अगर हमने संज्ञा प्रकरण पढ़ा है, लघु सिद्धांत कौमुदी संज्ञा एवं संधि प्रकरण, लघु सिद्धांत कौमुदी संज्ञा प्रकरण अच संधि के बारे में याद है। तो पहला जो वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र, पहले साल का जो दूसरा प्रश्न पत्र है, यहाँ पर भी व्याकरण है, और दूसरे साल का पहला प्रश्न पत्र यहाँ पर भी व्याकरण है। यहाँ पर भी हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में अध्ययन हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें लघु सिद्धांत कौमुदी का ही अध्ययन करना है। व्याकरण आगे सीरीज बढ़ती जा रही है, क्रम उसका आगे बढ़ता जा रहा है ना पाठ। तो यहाँ पर हमने क्या करा, संज्ञा प्रकरण स्वसंधि प्रतिभाव हमने समझा यहाँ पर। तो लेकिन यहाँ पर कह रहा है प्रारंभ से लेकर के इसके अंदर जो हमने सूत्र पढ़े होंगे, तो उसको यहाँ पर भी हमें समझना है। उससे फिर आगे हम और बढ़ते जाएंगे। तो पहले की बात हमें क्या करना है, उसको पुनरावृत्ति करते रहनी है। तो प्रारंभ से लेकर के मुख नासिका और वचनों अनुनासिक की हमें व्याख्या करनी आनी चाहिए, उसके ये हम व्याख्या यहाँ पर करेंगे। उसके बाद द्वितीय इकाई है तुल्या इष्ट प्रयत्नम सवर्णम से लेकर के सुप्तिगंतम पदम तक की हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है, ये हम यहाँ पर समझना है। इसके बाद तृतीय इकाई जो है इको यणची से लेकर के अलोन्नतस्य सूत्र तक हमें क्या करना है, समझना है। अलोन्नतस्य सूत्र तक हमें क्या है, सूत्र तक, सूत्र है ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, सूत्र यहाँ पर व्याख्या हो रही है, सूत्रों को हमें समझना है। संस्कृत में जैसे मैथमेटिक्स में गणित में फॉर्मूले होते हैं, ऐसे संस्कृत में फॉर्मूले होते हैं, सूत्र होते हैं। तो यहाँ पर तृतीय इकाई में हमने बताया इको यणची से लेकर के अलोन्नतस्य सूत्र तक हमें समझना है। उसके बाद चतुर्थ इकाई एचो अयवायाव से लेकर के पूर्व त्रांसिद्धम सूत्र तक हमें समझना है। उसके बाद ये चतुर्थ इकाई होगी। पंचम इकाई होगी वृद्धि रादेच से लेकर के अंग्यो पदांधन अदति, तो बन जाता है पदांतादति सूत्र तक हमें समझना है। उसके बाद ये पंचम इकाई हो गया। षष्टम इकाई
छठी इकाई में हम समझेंगे सर्वत्र विभाषा, गोह से लेकर के द्वितीयकः सूत्र तक हमें समझेंगे। तो ये बातें हैं लघु सिद्धांत के तो पहली बात हम समझ लें कि अभिज्ञान शाकुंतलम 6 इकाइयां हैं, हमने बताया 3 खंड हैं, और फिर द्वितीय खंड में 4 इकाइयां हैं, द्वितीय खंड में 3 इकाइयां हैं, तृतीय खंड में 4 इकाइयां हैं। तो 6, 3 और 4 तो कुल मिलाकर 13 इकाई है। द्वितीय खंड में खंड 4 दिए हैं, इकाई 17 है, पहले में 5, दूसरे में 4, तीसरे में 4, चौथे में 4। तो ये बन जाता है कितनी 17 बन जाते हैं। 4 × 16 + 1 17 इकाई के बारे में हम समझ चुके हैं। उसके बाद फिर द्वितीय वर्ष का पहला प्रश्न पत्र के अंदर 4 खंड हैं, इकाई 21 है। तो 5 पहले प्रथम खंड में, दूसरे में 5, तीसरे में 5, चौथे में 6। तो बन जाता है कितनी 21 इकाइयां होती हैं। इतनी इकाई के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो बाकी हमने बताया कि संस्कार किसे कहते हैं, संस्कृत किससे मिलकर बना हुआ है। संस्कृति में संस जो है, संस्कृत क्या बना है इसके बारे में हम शोध हमारा जारी है, लेकिन फिर भी समझते हैं। अनुमान संस्कृत जो है एक संस्कार शब्द आपने सुना होगा, तो संस्कार से संस्कृत कुछ मिलता जुलता ऐसा लग रहा है। तो आप भी चिंतन करें कि संस्कृत अपने आप में भाषा तो है, लेकिन इसका शब्द इसका नाम संस्कृत ही क्यों दिया, इस पर आप विचार करें। तो उसे संस जो उसके पीछे दिया है कृत, कृत माना होता है कार्य करना, तो प्रकट होना, आकार होना, तो कृति में हो रहा है। कहते हैं ना, यहाँ पर हम बात की थी कृति, मतलब क्या था यहाँ पर भारवी की कृति क्या थी, किरातार्जुन्यम थी। तो ऐसे यहाँ पर भी संस्कृति है, संस्कार जो हमारे अंदर पड़े हैं उसको बाहर लाना, उसको प्रकट करना। ये भाषा हमारी कौन सिखाती है, संस्कृत भाषा में ऐसा होता है, इसलिए इसका नाम संस्कृत भाषा दिया है। आज की बैठक में मुख्य हमने नाटक के बारे में बताया। तो नाटक अर्थात जीवन कैसे ड्रामा रूप हम जीवन जिए, वो कब जी पाएंगे, नाटक हमारे लिए कब हो पाएगा, वो जब हम क्या हो जाएंगे, कर्ता से दृष्टा की ओर, अर्थात कर्ता न होकर हम दृष्टा होने लग जाएंगे, अर्थात देखने वाले हम जब बन जाएंगे, तब से हमारा जीवन क्या बन जाएगा, एक अभिनय बन जाएगा, एक नाटक बन जाएगा। और तब हमारा जीवन क्या होगा, सार्थक होगा। जीवन में आना, मनुष्य जीवन में आना तभी सार्थक है, अन्यथा सार्थक नहीं है। कोई भी काम करेंगे उसमें कर्ता हम अपने आप को मान लेंगे, तो हम क्या होंगे, अब आनंद को या मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते। तो कैसे आनंद मोक्ष को प्राप्त होना है, एक ही फॉर्मूला है, कर्ता से दृष्टा हो जाना। जिस दिन दृष्टा हो जाते हैं उस दिन बात समझ में आ जाती है, और उस दिन हमारा जीवन नाटक बन जाता है। कृष्ण हो, राम हो, उन सबके हम नाटक पता है। इसलिए तो हम कृष्ण या राम कोई भी उनकी जो है खेल करते हैं उसको हम लीला कहते हैं, खेल कहते हैं। नाटक में खेल होता है, खेल में से लीला, छोटे बच्चे खेलते ना, ऐसे जीवन में खेलना है बस हमको। तो कैसे हमारा जीवन खेलता हुआ हो, लेकिन हम तो बड़ी 10 टेंशनों को, तनाव को लेकर जी रहे होते हैं, कैसे आनंद हो, ये नाटक। इसलिए समझने के लिए एक सूत्र है कि कर्ता से दृष्टा में आ जाना होता है, तब हमारा जीवन नाटक बन पाता है। और नाटक वैसे 2 होते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं जो नाम रामलीला इत्यादि कराते हैं, वहां पर भी नाटक करते हैं। वो नाटक वो क्या कहलाएगा, बाह्य दृष्टि का नाटक कहलाएगा, क्योंकि उसके अंतर्गत क्या है, इसका लगता है कि हाँ मैं कर रहा हूं। लेकिन जब अंतर दृष्टि से हम जीवन अपना जो काम कर रहे होते हैं, वो जब हमारा काम जो हम कर रहे होते हैं वो एक अभिनय की भांति हो जाता है, क्योंकि करने वाले हम तो प्रकृति के गुणों के द्वारा कार्य किया जाता है, ये स्मरण रहे। तो ये बात बताई। बाकी हमने कहा कि आसपास की आवाज में गूंजते रहेंगी, उससे कोई ज्यादा उसको आप संगीत समझ लेना। आसपास की जो ध्वनियां आएंगी उस ध्वनियों को हम क्या कर लेंगे, संगीत समझते हुए अपने जीवन में क्या करेंगे, उसको एक साधन बना लेंगे। यहाँ पर आसपास यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ पर थोड़ा कभी वाहनों की आवाज आएंगी तो उससे कोई डिस्टर्ब नहीं होना है, उससे कोई व्यवधान हमें नहीं आएगा, उसको हम संगीत मान लेंगे, ऐसा समझे। और दूसरा वह चलता रहेगा, यहाँ भी चलना, हमारी पाठशाला भी चलती रहेंगी। तो ये क्या है, प्रकृति संसार का प्रतीक हो जाएगा। और आवाज जो आवाजें गूंज रहेंगी वो क्या हो जाएगा, प्रकृति संसार का प्रतीक हो जाएगा। वो आवाजें गूंजती रहेंगी, हमें भी अपना अध्ययन करना है। तो हमारा क्या कहलाएगी, ब्रह्म हो जाएगा, स्वाध्याय हो जाएगा, साधना हो जाएगी हमारी। तो ये बात समझे। तो मैं किस लिए कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये आसपास की जो ध्वनि आ रही है उन ध्वनियों से हमें जैसे उसमें हमें व्यवधान नहीं हो रहा है, वो भी ठीक चल रहे हैं, हम भी ठीक चल रहे हैं। तो एक ब्रह्म का, एक प्रकृति का प्रतीक ये यहाँ पर है। तो जीवन नाटक कैसे बने, हमने बता दिया है। ड्रामा हमें करना है, अभिनय हमें करना है।
और हमने बताया कि आने वाले दिनों में हम 100 दिवसीय बैठक करेंगे। 99 जो दिवस होंगे उसके अंतर्गत हम तो जो पहला प्रथम वर्ष है उसके अंतर्गत हम पहले ज्योतिष, संस्कृत और मनोविज्ञान को हम पहले प्रथम वर्ष को उसको पहले हम पूरा करेंगे पाठ को 99 दिन में। और 1 दिवसीय हमको 100 परिचय कार्यक्रम हम यहाँ पर आयोजन करेंगे। उसके बाद 10 दिवसीय प्रश्नोत्तर चर्चा, परीक्षा में चर्चा हम ये करेंगे। तो उसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये इस वर्ष का जो आखिरी दिन होगा वो हम 10 दिवसीय जो कार्यक्रम होगा उस पर हम पूर्ण करेंगे। फिर नए वर्ष में, नए साल में हम नए सत्र के साथ द्वितीय वर्ष का ज्योतिष, संस्कृत और मनोविज्ञान के द्वितीय वर्ष को हम समझेंगे। अभी तो पाठ्यक्रम समझ रहे हैं, फिर विस्तार से वहां पर हम समझेंगे। मेरी बातों को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी देखिए, प्रसारण हो रहा है यूट्यूब के माध्यम से। प्रसिद्धि बीजेपी प्रस्तुत करता है ज्योतिर्मय प्रसारण। शिक्षा अर्थात विकास को हमें प्राप्त होना है, मोक्ष को हमें प्राप्त करना है, इसलिए ये चर्चाएं हो रही हैं। एक ही प्रसारण है कि कैसे विकास को, कैसे हम विकास अपने आप को करें, कैसे हमारा व्यक्तित्व बने। ठीक है, तो मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंतन करें, विचार करें, मनन करें, बस मेरा काम हो जाता है। तो मेरी बातों को इतनी प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक सुना, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। शेष कल की बैठक में, तब तक के लिए